आज़ाद कश्मीर ये कश्मीरी रियासत का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, लेकिन देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर का अपना सदर है, अपना वजीर आजम है, अपनी असम्बलियां हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपना हाई कोर्ट है और यहाँ तक के आज़ाद कश्मीर का अपना फ्लैग भी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर तकरीबन 13,300 मुरब्बा में फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 42 लाख है। आज़ाद कश्मीर के नॉर्थ में गिलगित बलोचिस्तान, साउथ में पंजाब, वेस्ट में खैबर पख्तूनख्वा और ईस्ट में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाक़या है। आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की दरमियानी बाउंड्री लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। 24 अक्टूबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1947 में आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनाई गई थी। आज़ाद कश्मीर का रियासती दरख्त चन्नार, परिंदा मिनाल फेजेंट, जानवर लाल बारासिंगा है और रियासती खेल पोलो है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टेक वाले दोस्त को अभी आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। कश्मीरी स्पेशल में आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवीद अफजल असरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। देखें, नाम की हद तक तारुफ तो आपने करवा दिया। मैं सियालकोट के एक जिम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। लॉ की एजुकेशन के बाद 2002 से कंटिन्यूस इसी प्रोफेशन में हूँ। आजकल क्रिमिनल की एक छोटी सी ब्रांच है, लेकिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स की जो प्रैक्टिस है वो कर रहा हूँ, नारकोटिक्स के केसेस के हवाले से डिफेंस साइड से। सर, अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाह करें। तालीमी सफ़र का मामला कुछ ऐसे है कि जी, जैसे हम गांव वालों के मामलात होते हैं कि जी हम स्कूल से पढ़े, स्कूल के बाद इंटर के बाद सिविल कॉलेज लाहौर में, उसके बाद BCom किया पंजाब कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ किया, उसके बाद 2002 से मुसलसल प्रैक्टिस में। सर, माजी और मौजूदा दौर की तालीमी मेयार के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, जहाँ तक तालीमी मेयार का ताल्लुक है, बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन, बिकॉज एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन। तो हम ये कहते हैं कि वजन बढ़ गया, शायद मेयार वो नहीं रहा। बिकॉज हम पूरी कौम को, पूरे जो हमारी एजुकेशन में के शोबा से वाबस्ता हमारे टीचर्स हैं या बच्चे हैं, उनको हमने नंबर गेम में डाल दिया। पहले हम जो फील करते हैं, बचपन में हम ये देखते थे कि टीचर्स सिर्फ एजुकेट नहीं करते थे, वो बच्चों की तरबियत भी कर रहे होते थे। बच्चे को उठने बैठने का तरीका सिखाते थे, बात करने का सिखाते थे, और उसके अलावा एक सोशल ट्रीटमेंट जो था, इंटर से रिलेशनशिप, वो भी डेवलप हो रहा होता था। आजकल इस चीज़ का बहुत फुकदान है। आजकल किताब तो है, किताब के साथ नंबर्स भी हैं, ट्यूशन्स भी हैं, एकेडमीज भी हैं, लेकिन शायद वो जो एक प्रॉपर एजुकेशन, तरबियत के बगैर कुछ भी नहीं। तो वो वाला सिलसिला आजकल थोड़ा सा उसका फुकदान चल रहा है। आज के दौर और माजी की रवायत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और शायद मैं ये पहले भी बात कहता होता हूँ कि हम आखिरी वो जनरेशन है जो हम 2 नहीं, हम 3 फेजेस को साथ लेके चल रहे हैं। एक था जो रवायती था, जहां पे किसी भी शख्स को परखने के लिए उसकी फैमिली को देखा जाता था। उस दौर को हम स्लो कह सकते हैं, लेकिन वो दौर जो था वो बड़ा प्योरीफाइड दौर था। उसके बाद एक कन्वर्जन प्रोसेस चला, वो ऑलमोस्ट 97 से लेके या 96 से लेके वो 2007-8 तक था। बिल्कुल। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। मीडिया आया, मीडिया के साथ इंफॉर्मेशन आई, एजुकेशन नहीं है।
इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन ने लोगों के दिमाग जो हैं उनमें इस अंदाज में पेनिट्रेट किया कि लोगों की सोच भी बदली, लोगों का अंदाज भी बदला। और उस सोच और अंदाज के बदलने में शायद प्योरिटी कहीं गायब हो गई। सर जैसे कि अभी आपने फरमाया, मैं कंक्लूड कर लूँ, फिर उसके बाद 2007-8 के बाद जो दौर शुरू हुआ है, ये ऑलमोस्ट इंसान की ज़िंदगी 80% मीडिया पे शिफ्ट हो गई। उसके बाद प्योरिफिकेशन तो दूर की बात है, अब ये है कि इंसान खुद भी अपने पास नहीं होता। कोई भी इंसान है ना, वो आपको गैजेट्स की कैद में नजर आएगा। मैं बैठा हूं, मेरा ये मोबाइल पड़ा है, तो बात करते हुए शायद मेरा भी 10 दफा ध्यान इधर जाएगा कि मेरे मोबाइल के साथ कोई मामला, बिकॉज मेरी पूरी दुनिया जो है इस वक्त की सिचुएशन में शायद मैं फील करता हूं कि मेरी पूरी दुनिया इसमें क्या है। और ये सबसे बड़ा डायलमा है हमारी सोसाइटी में। इंसान को शायद आज इंसान की इतनी ज़रूरत आज से पहले नहीं थी जितनी आज है, लेकिन सिचुएशन ये है कि हम इसके हिसार में फंस के हम उस ज़रूरत को महसूस करते हुए इससे बाहर नहीं निकल पाते और हम फंस गए इसमें। सर जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आपका ताल्लुक सियालकोट से है और जमींदार घराने से ताल्लुक है, शोबा कानून की तरफ कैसे आना हुआ और कब आए? सरप्राइजिंगली हादसाती। वो एक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि मेरे जो मार्क्स थे वो एम.कॉम के एडमिशन के लिए शायद इनसफिशिएंट मुझे भी फील हो रहे थे, और मैंने जो सेकंड ऑप्शन थी मेरी वो ये थी कि लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लूँ, हॉस्टल भी मिल जाएगा और साथ में शायद मैं कंप्यूटर की तरफ जाना चाह रहा था। उसको मैंने काफ़ी सारी वर्किंग भी की, लेकिन किस्मत में शायद ये फील्ड लिखी थी कि फिर इसको कंप्लीट किया। लेकिन ये है कि कंप्लीट करने के बाद ये मेरी चॉइस थी कि मैंने अब प्रैक्टिस करनी है, जॉब नहीं करनी, कोई और बिजनेस नहीं। सर आपने किन मुकदमात पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की? मैंने मेरी जो इनिशियल वकालत है, इनिशियल जो प्रैक्टिस है वो मिस्टर शाहिद मुबीन साहब हैं, रिटायर्ड साबिक जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। उनके साथ मेरा स्टार्ट था, 1.5 से 2 साल के करीब मैंने उनके साथ किया है, वो टोटली सिविल था। उसके बाद MB जमान लॉ चैम्बर मेरे उस्ताद मोहतरम में से मियां कमरुज़्ज़मान साहब हैं, मियां अस्तार साहब हैं, वो ऑफिस भी मेरा टोटली सिविल था। बहुत काम किया, बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह किया। इसके बाद एक हादसाती मोड़ आया कि मैं एक किसी की सिफारिश पे नारकोटिक्स कोर्ट में एक केस करने के लिए गया, किसी की एक बेल थी उसके लिए। तो वहाँ पे जाने के ठीक ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर मेरी पूरी फील्ड इंटायरली चेंज हो गई। सिविल करने का टाइम नहीं रहा और मैं इस नारकोटिक्स क्रिमिनल की वकालत में इस हद तक बिजी हो गया कि उसके बाद से आज तक मैंने इस सब्जेक्ट के अलावा कोई काम नहीं किया। सर एक वकील के तौर पर आपकी क्या तरजीहात हैं? मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे से पीछे लौट आ रही है मैं उनको जितना एजुकेट कर सकूं प्रोफेशनली, एथिकली, वो मेरी कोशिश होती है। और आई थिंक कि अगर हम इस फील्ड में रहते हुए थोड़ा सा काम अपने हिस्से का इस हवाले से कर जाएं तो शायद हमारी ये फील्ड जिंदा रहे। सर एक वकला अपने केसेस में अपने क्लाइंट की तवक्के पर किस हद तक पूरा उतरते हैं? देखें, ये एक बड़ा बारीक सा क्वेश्चन है। देखें, क्लाइंट हर केस में 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तवक्को पे पूरा उतरना और लॉ एंड प्रोसीजर को सामने रखते हुए चलना, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। जी।
सर पंजाब में शोबे कानून से मुतालिक तालीमी इदारों की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं आप? देखिए, तालीम जब बिजनेस बनती है ना जी तो फिर बिजनेस जीतता है, जी तालीम नहीं जीतती। पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में, तालीम बिजनेस प्रायोरिटी जो एक शोबा बन चुका हुआ है, जी उसमें तालीम कहीं सेकेंडरी या थर्ड पोजीशन पे चली गई। तो इस हवाले से देखें, गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होनी चाहिए कि एजुकेशन को वो एजुकेशन के लेवल पे मैनेज करे, जी ना कि उसको लोगों के लिए एक बिजनेस बना दे। जी तो चूंकि हमारे पास इस वक्त एजुकेशन बिजनेस बन चुकी है, तो फिर उस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता। और देखें, इस एजुकेशन सिस्टम से जो प्रोडक्ट निकलनी है, जी उस प्रोडक्ट को कल को आप ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल बिकॉज आपने उसको जो दिया है उससे लेंगे भी तो उसी की कन्वर्जन लेंगे ना, बिल्कुल उससे आगे तो नहीं लेके जा सकते। उससे आगे सिर्फ वो चंद परसेंटेज जाएगी जो बाय डिफॉल्ट खुदा ताला की कुदरत से, जिनमें कुछ ऐसा ब्रेन है जी कि वो अपने पीछे वाली एजुकेशन को, तरबियत को, पीछे वाली ट्रेनिंग को एक साइड पे छोड़ के आपकी प्रीवियस जजमेंट्स देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, आने वाले वक्त की जी टर्निंग सिचुएशन को देख के अपने आप को डेवलप करेंगे और एक्सेल करेंगे। सर, वकला के एहतजाज और अदालती बाइकाट की वजह से साइलिन को मुश्किलात दरपेश रहती हैं। आप इस तर्ज अमल को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको एक डाइवर्जेंट सिचुएशन है इसकी जो है ना, वो आपके सामने रखता हूँ। जी आपको एहतजाज की जरूरत क्यों पड़ती है? आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा जी तो एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लोगों की ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी या इन प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं आएगा। आपका जुडिशल सिस्टम प्रॉपर एक डायरेक्शन में और एक फॉल तरीके से चल रहा होगा, जी तो आपको ये चीज़ें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। देखिए सर, माजी में एक बार का सदर खड़े होकर एहतजाज करता था, आजकल वकला एहतजाज करते हुए नजर आते देखिए, बार का सदर और वकला कभी भी अलहदा नहीं होते। हैं। जी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इस हवाले से कोट करता हूँ कि जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होता है ना, जी वो किसी पार्टी का कैंडिडेट होता है। जिस दिन वो प्रेसिडेंट विन करके सीट पे बैठ जाता है, वो फिर पूरी बार का प्रेसिडेंट है। जी वो अकेला रोड पे खड़ा होगा तो उसके पीछे बार की स्ट्रेंथ जरूर होगी। जी पहले दौर में जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये होता था कि अगर 4 वकला भी खड़े हैं तो उनकी बात को उसी अंदाज में टेकअप किया जा रहा था, होता था कि पीछे बार खड़ी है। सही। आज हमारा सिस्टम डिस्टर्ब है। आज जब तक आप प्रेशर बिल्टअप नहीं करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। जी तो ये चीज वकला भी समझते हैं, सहाफी भी समझते हैं, आपकी जनरल पब्लिक अभी नहीं समझ पा रही। देखें, आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा तो आपको चीज़ों को मनवाने या करवाने के लिए अपने आप को एक इसको प्रेशर थोड़ा सा वर्ड मतलब और मीनिंग्स में हो जाता है। अपना मतमा नज़र किसी के सामने रखना पड़ेगा इस जोर से कि उसको महसूस हो कि इन लोगों की ज़रूरत है। अब जो लोग इकट्ठे होकर नहीं कर पाते, वो अगर 1 या 2 कम्युनिटीज कर रही हैं तो उनको ब्लेम नहीं देना चाहिए। देखें, इशू क्या होता है, किसी पे फॉल्स एफआईआर, किसी के घर में पुलिस का घुसना, किसी जगह पे आपके मुल्क के 2-3 इदारे हैं, वापडा है, सुई गैस है और इस तरह के इदारे हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। आप जो मर्जी कर लें, उनका एक 8वें स्केल का 9वें स्केल का लाइनमैन जो है वो जो लिख के ला के रख देगा, आपको उसको नलीफाई करने के लिए पूरी जिंदगी जोर लगाते रहे। हो सकता है 15 साल में भी आपका वो मिस रीडिंग जो उसने करके लाया है मीटर की, वो उसको करेक्ट ना करवा सके। तो उसके लिए ये मजबूरियां हैं। अब इशू ये है कि आपका सिस्टम अगर फॉल हो तो आप किसी के एहतजाज को ब्लेम करें, मगर आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग में नहीं है तो देखें, जब सिस्टम खराब है तो उसको रिएक्ट करने वाले लोग भी उस तरह से सही नहीं हो सकते।
तो किसी चीज को उसकी जो रीजन है करने की, उसके बगैर सही या गलत का फैसला नहीं किया जा सकता। बहुत सारी जगहों पे एहतजाज गलत होते जी हैं, बहुत सारी जगहों पे एहतजाज की रीजंस ठीक नहीं होती, जी। तरीकाकार ठीक नहीं होता, लेकिन एज अ होल इसको आप गलत भी नहीं कह सकते और एज अ होल आप इसको पॉजिटिवली भी नहीं ले सकते। लेकिन सर वकालत के शोबे की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ये प्रोफेशनल शोबा है। हाँ देखिए सर, साख दो चीजें हैं इसमें। जी आज साख हम किसको कहते हैं? देखिए, मीडिया पे आने वाली बात जो है वो लोगों के माइंड में जाके प्रिवेल करेगी और उससे एक माइंड सेट डेवलप होगा जिसको हम कहते हैं साख। अब अगर मीडिया प्रॉपरली पॉजिटिवली वर्कआउट कर रहा होगा तो वो उस साख को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, एक छोटा सा एहतजाज होता है ना, जी तो 4 मीडिया हाउस अगर उसकी कवरेज कर रहे हैं ना, तो एक कह रहा होगा बुखला गर्दी, एक कह रहा होगा अपने हक के लिए निकले हैं, एक कह रहा होगा लोगों की परेशानी है। तो सर माइंड, आई थिंक माइंड डेवलप किया जाता है, उसके पीछे भी जो करने वाले हैं उनका भी माइंड सेट। लेकिन सर एहतजाज की आड़ में मासूम जानों से खेला जाता है। देखिए, मैं फिर वहीं पे आऊंगा, जी एहतजाज बुरी चीज नहीं है। जी अगर आपका सिस्टम ठीक हो तो एहतजाज का क्वांटम भी कम हो जाए और जी। एहतजाज का अंदाज भी ठीक हो जाए। सर क्या आप अंग्रेज के कानून से मुतमिन हैं? देखिए, अंग्रेज का कानून जो है ना, वो एक रोड मैप दिया था उन्होंने 1940 से पहले पहले का। जी उसके बाद चीजें बहुत बदल गई। आपको अपने आप को अपडेट करना है। कानून, आई थिंक कि अगर आप इस्लामिक लॉज को सामने रखते हुए चलेंगे तो उससे तो बड़ा कानून इस दुनिया में ना आज तक बना है ना बनेगा। लेकिन बात फिर वही है कि सोसाइटी को चलाने वालों की प्रायोरिटीज क्या है। हम जहाँ पे बैठे हैं, हम हर नेगेटिव लॉ के सामने प्रोटेस्ट भी करते हैं, जी रेजिस्ट भी करते हैं, लेकिन चीज़ें अल्टीमेटली कुछ पावर ग्रुप्स की मर्जी पे चलती हैं, कुछ लॉ ऑफ लैंड डेवलप होते हैं वक्त के साथ साथ नजरिया ज़रूरत के तहत। तो उस हवाले से अंग्रेज का कानून तो खैर अभी भी जनरल पब्लिक की हद तक रह जी, गया, बिल्कुल। बाकी तो स्पेशल लॉ आ गए जो पर्सन स्पेसिफिक उसको हम जी कहते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त जो बेसिक था वो अंग्रेज का कानून जिसको हम कहते हैं वो था, उसके ऊपर हमने बहुत बड़ा वजन रख दिया जी और वो वजन उस कानून को भी दबा के बैठ गया। तो जब तक आप किसी न किसी टारगेट को सामने रखते हुए लॉ डेवलप करेंगे ना, आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सकेंगे। सर पेचीदा निज़ाम, तारीख पर तारीफ, कल्चर के बाइस अवाम अदालतों से नाला बेहतरी कैसे लाई जाए? बेहतरी का सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप ग्रॉस रूट से कोर्ट्स को उनका विजनरी इख्तियार दें, उनका प्रॉपर इख्तियार दें जो उस लॉ के हवाले से है। जी हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें मैजिस्ट्रियल कोर्ट पे बाइंडिंग है कि जी आपने नहीं करनी, सेशन कर सकता है। कुछ सेशन पे बाइंडिंग है, हाई कोर्ट नहीं करता। कुछ हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जाके होती है, और कुछ कहीं से भी नहीं होती। जी एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी जुडिशरी का मैजिस्ट्रियल लेवल से लेके अप टिल सुप्रीम कोर्ट माइंडसेट मैच नहीं कर रहा। जी मैजिस्ट्रियल लेवल पे एक कोर्ट कुछ फैसला दे रही है एक इशू पे, सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे दूसरी कुछ दे रही है। जी बिल्कुल। सेम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, सेम हाई कोर्ट लेवल पे भी है और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। हमारे जो सेटल्ड प्रिंसिपल थे हमने उनके बखिए उखेड़ दिए पिछले चंद सालों में। सर देखें, डिसीजंस में कंसिस्टेंसी होगी तो 50% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे।
हर फोरम पे कोर्ट्स को सेटल्ड प्रिंसिपल पे डिसीजन करने का पूरा इख्तियार होगा, तो आपका लोड वर्क भी कम होगा, बर्डन ऑफ वर्क कम हो जाएगा, लोगों की मिजरीज कम हो जाएंगी। आप ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की 10 जजमेंट्स एक पॉइंट पे आ चुकी हैं, जी वाई नॉट मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट उस पॉइंट का फैसला मैजिस्ट्रेरियल लेवल पे करे। जी बिल्कुल। उन चीज़ों में वो क्यों परेशान हो और क्यों ये फ्रस्ट्रेशन फील करे कि अगर मैंने ये फैसला किया तो मुझे ऊपर से पूछा जाएगा, या मेरी जो ACRs हैं वो ख़राब होगी, या मेरे इस हवाले से कोई इंक्वायरी खड़ी होगी। जब तक हम इन चीज़ों को, ये बेसिक बेसिक चीज़ है सिस्टम की, जब तक आपके डिसीजंस जो हैं वो यकसानियत में नहीं आएंगे, माइंडसेट यकसानियत में डेवलप अप नहीं किया जाएगा तमाम जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, उस वक्त तक आप इस सिस्टम को ना तो स्मूथ कर सकते हैं ना फास्ट ट्रैक पे चला सकते सर, मुकदमात की बार बार तारीख देने पर आपके ख्याल में जज साहिबान से सवाल होना चाहिए? हैं। देखिए, होना तो जरूर चाहिए जी लेकिन आप पहले अपने सिस्टम को उस जगह पे लेके आए कि अगर तारीखें नहीं देंगे तो आपका सिस्टम उस वर्कलोड को बर्दाश्त कर सकेगा जो तारीखें ना देने से वर्कलोड आएगा। जी देखिए, हमारी कोर्ट्स के भी कुछ इश्यूज हैं। आपकी एक कोर्ट में अगर एक स्टेनोग्राफर बैठा है, एक रीडर बैठा है, एक जज साहब बैठे हैं, तो जितनी फाइलें उनके पास पेंडिंग है, आज का काम वो आज कर ही नहीं सकते। आज का काम जो कोर्ट में फिक्स है वो आज नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है 90% केसेस में डेट देना। जो काम उनके पास आज फिक्स है अवेलेबल स्टफ के साथ, वो 10% काम भी बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपके मुल्क में अंधी लिटिगेशन है। जी हमने कानून अंधा आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे लिटिगेशन अंधी है। आप एक पर्ची लिख के एक दावा फाइल कर दें, जी 100% झूठा होगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको पूरा सिस्टम चलाना पड़ेगा, और उसके रेजोल्यूशन बाज औक़ात आप टिल सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, रिमांड होता है, नए सिरे से काम शुरू हो जाता है। सर, ये आपको अपने सिस्टम में कुछ चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल जो है ये आज के बाद नहीं छेड़े जाएंगे। हम सर हर चौथे साल में एक जजमेंट ऊपर देते हैं और नीचे तक सिस्टम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं, इस पे बात करेंगे जजमेंट पे। जज साहिबान के फैसलों और कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? बहुत बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन। मैंने जो आपको इससे पहले क्वेश्चन में कहा ना कि जजेस का माइंडसेट एक क्वेश्चन पे एक नहीं होगा तो प्रोफेशनल वकील उससे कभी भी सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं होगा। माजी के फैसले बोलते थे, आजकल के जज साहिबान मीडिया पर आकर बातें करते हैं, क्या इनके फैसले नहीं बोलते? देखें, मेरी राय में काजी जो है वो लोगों को उसकी पहचान तक नहीं होनी चाहिए कि मेरे केस में ये हो सकता है। जब हम मीडिया पे आएंगे तो फिर चीजें किसी और एंगल पे चलेंगी, फिर आप कोर्ट्स का काम छोड़ देंगे। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि इसने तो हमारी 80% जो है लाइफ छीन ली है। अगर आप इसके क्रेज में पड़ गए तो फिर आप वहां का काम नहीं कर पाएंगे। सर, जज साहिबान की तकर्रुरी लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मेरिट नजर नहीं आती, इसकी वजह क्या है? प्रायोरिटीज तो है, हर कॉर्नर में बैठा जो प्रेशर ग्रुप है वो अपनी अपनी पावर जो है इनहांस करना सियासतदान को कहना चाहिए या इस रिप्लेसमेंट? चाहिए। आपका इस वक्त सिर्फ सियासतदान इस हवाले से, सियासतदान तो इस वक्त सबसे मासूम गाय है आपके मुल्क में। जुडिशियल सिस्टम भी आपका चाह रहा है, आपकी जो दूसरी पावर्स हैं जिनको आप मतलब ब्यूरोक्रेसी कह लें, आप अपनी। लेकिन सर, आप ये भी तो देखें ना कि नंबर 3 को लाकर नंबर 1 की सीट पर बिठा दिया जाता है। क्या मंसूर अली शाह साहब
में एक खामियां नजर आई हैं चीफ जस्टिस ना बनाने की वजह क्या? देखिए, ये खामियां नहीं होती ये। मैंने आपको एक और बात पहले कही है ना कि ये ख्वाहिशात के ताबे काम हो रहे हैं, जी और ख्वाहिशात जो वहां पे बैठ के काम करने वाले हैं उनसे ज्यादा जो पावर ग्रुप्स हैं उनकी ख्वाहिशात है। जी। तो ये सिस्टम की सर खराबी आपके में ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई? वो क्या कहते हैं कि बस हो गई। अब इसमें दो चीजें हैं, जी एक है कि हो गई और एक है कि बस हो गई। तो ये 26वीं तरमीम नहीं है, ये बस हो गई। इस तरमीम के बाद बार और बेंचेस का क्या किरदार होगा? देखें, बार और बेंचेस तो काम करते रहेंगे, जी लेकिन इशू ये होता है कि जैसे जैसे बेंच की प्रायोरिटीज चेंज करवाई जा रही हैं, जी बार की मजबूरी कह लें या बार को कह लें जी, उसको किसी ना किसी हद तक मजबूरी बनते हुए, और यहाँ पे भी लोगों की प्रायोरिटीज हैं, यहाँ पे भी पावर ग्रुप्स हैं, तो वो फिर उसी अंदाज में चीज़ों को थोड़ा सा राउंड अबाउट सिचुएशन में घुमाते हुए चलते जा रहे हैं। अब अगर कोर्ट्स देखें, यहाँ पे एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब मेरे क्लाइंट आप मेरे पास एक काम के लिए आते हैं, जी अब उसमें जो प्रीवियस टाइम में प्रोसीजर था वो एक एक फर्ज कर ले ए था, जी आपको रिलीफ चाहिए, आप मुझे फीस पे करें, मैंने आपको उस रिलीफ तक पहुंचाने के लिए मैं कोई जालसाजी तो नहीं करूंगा, लेकिन जो इस वक्त पैटर्नाइज हो रहा है काम, मैं उस पैटर्न पे आपको लेके चलूंगा ताकि आप वहां तक पहुंच जाए। ये बार की मजबूरी है। जी अब बेंच अगर जो सेटल्ड तरीकाकार था उससे डेविएट करते हुए एक नया तरीकाकार शुरू करता है, तो मेरी मजबूरी है बार मेंबर की कि मैंने उस नए पैटर्न को फॉलो सर कर। अब अगर साल में 4 जजमेंट्स जो हैं पुराने प्रिंसिपल्स को ओवर मतलब पावर करके तो नई प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं उनसे अवेयर भी हूं और उसके मुताबिक अपने केसेस भी डेवलप करूं। तो ये एक बड़े अजीब सी सिचुएशन है, और बेंच जो है वो भी नीचे बैठी जो 80% 90% काम करने वाला जुडिशल सिस्टम है, वो ऊपर से आने वाले डायरेक्टिव्स कहूंगा मैंने, या सेटल्ड प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल्स कहूंगा, जो भी नए प्रिंसिपल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो बाउंड डाउन होते हैं उनके हवाले से। उसी हवाले से फिर बार जो है वो उस अपनी सिस्टम को लेके चलते हैं, अपना जो रोड मैप है उसको उस अंदाज में डेवलप करना उसकी मजबूरी है। सर आपके ख्याल में अदालतों में ज़र इल्तबा केसेस कैसे निपटाए जाएं? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप कम से कम हाई कोर्ट में अपने जजेस की तादाद पूरी करें। दूसरा ये है कि कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स हैं खास तौर पे, इवन हाई कोर्ट में भी ट्रेनिंग की तो बहुत जरूरत है। बहुत सारे हमारे जज साहबान हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम डिस्पोजल में सर्व करते हैं, तो आपकी कम से कम सिविल लेवल पे या अपना मैजिस्ट्रियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस की ट्रेनिंग ख़ास तौर पे इस हवाले से कि चीज़ों को फाइल में से परसीव कैसे करना है और उसको फर्दर प्रोसीड कैसे करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ को समझना सबसे अहम है, उसके बाद अगला सफ़र आसान हो जाता है। तो लोग मतलब बहुत सारा हमारा जो जुडिशल सिस्टम में बैठे हुए दोस्त हैं, उनको बाज़ औक़ात काफ़ी अरसे तक या बड़ी मुश्किल से उनको ये समझ आती है कि ये प्लेंट जो है, ये केस जो है, इसमें डिज़ायर क्या है लिटिगेंट की। तो डिज़ायर और उसके बाद उसका राइटफुल होना, ये दो चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल साइड बाय साइड चलती हैं। सर जैसा कि अभी आपने फरमाया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान की तादाद बढ़ाई जाए, 47 मौजूदा चल रही जज साहबान की तादाद थोड़ी है मेरे ख्याल में 47। ठीक है, ठीक है, 60 आज तक 60 तक हो नहीं सकी। देखिए ये हम पिछले 7-8 साल से
50 से ऊपर नहीं जा सके, एक जी। दफा 51 हुए। जी, उसकी रीजन भी तादाद तो वही 60 होनी चाहिए। हाँ, अब तो बल्कि मैं तो तकरीबन समझता 150। हूँ कि अगर आपका सिस्टम इफेक्टिव हो तो एक जज साहब अगर रिटायर होके जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट होते हैं तो उसकी जगह पे अगले एक हफ्ते में जज साहब असाइन हुए पड़े हों। जी, यहाँ पे तो पावर ग्रुप्स के इश्यूज हैं, ये जनरल पब्लिक का इशू नहीं है। जी, तो पावर ग्रुप्स जो हैं वो शायद किसी प्रॉपर चीज पे उनका मामला सेटल नहीं हो पा रहे जी। कि इतने इसके हैं, इतने इसके हैं। सर, नए चीफ जस्टिस के लिए नए चैलेंजेस क्या हैं? नए चीफ जस्टिस साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिस्टम के बाहर से आने वाले प्रेशर को कैसे सस्टेन करना है। बाकी छोटे छोटे रूटीन के सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जुडिशल सिस्टम से बाहर से आने वाला प्रेशर जो है उसको कैसे सस्टेन करना है। अगर कोई भी साहब उसको सस्टेन कर गए उस दिन आपका सिस्टम स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। हमारा मफलूज अदालती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, सर्जरी के बगैर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखें, सर्जरी तो माइनर सर्जरीज भी होती हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम अपने पैरों पे उसी वक्त खड़ा होता है जब एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी तरीके से उसमें चीजें इंजेक्ट की जाएं। सर्जरी कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होती, सर्जरी हमेशा डिफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो सर, आपके ख्याल में अदालतों को कैसे फ़आल बनाया जाए? मैंने आपको पहले बता दिया, आपने सबसे पहले अपने जजेस की तादाद पूरी करनी है। उसके बाद केसेस के रिजल्ट पे जजा और सजा का कानून बनाना है। गलत फैसले करने वालों के लिए जो कि आपके सेटल्ड प्रिंसिपल से बियॉन्ड चले जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक सिस्टम डेवलप करना है कि अगर किसी ने तमाम चीजें सामने होते हुए जिनका उसको इल्म होना जरूरी था उसके बावजूद गलत फैसला किया तो उसको एट लीस्ट उसके जॉब कैरियर में वो चीज किसी न किसी एंगल से प्रॉपरली पिन पॉइंट होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि सर आपको सबसे पहले अपने जुडिशल सिस्टम में कुछ सेटल्ड चीजें जो हैं, कुछ प्रिंसिपल जो है उनको सेटल्ड करना पड़ेगा कि एक जज साहब को आप जजमेंट देते हैं ये मोबाइल है, एक को देते हैं ये सेल फोन है। अब एक चीज पे हमें सेटल करना पड़ेगा चीजों को कि ये सेल फोन है या मोबाइल फोन है, ये एक ही चीज। ये हमारे जुडिशल सिस्टम में इसका फुकदान बढ़ गया। हर पॉइंट पे 10-10 जजमेंट्स हैं, हर पॉइंट पे 10-10 वे आउट्स हैं। तो आप जब डाइवर्जेंट चलेंगे तो सर कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचे। सर, जूनियर वकला सीनियर वकला से प्रैक्टिस हासिल नहीं कर पाते हैं आजकल के दौर में। जूनियर वकला को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनके लिए एक ही कि बच्चों, इल्म अदब के बगैर कुछ नहीं। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो अल्लाह का फजल साथ शुरू हो जाता है। आपको सबसे पहले अपने इस प्रोफेशन की नॉर्म्स वो सीखने के लिए आपको किसी न किसी जगह पे, जो कि हमारे इस प्रोफेशन में मैंडेटरी भी है, तो कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। किसी सीनियर की कंपनी में 2-4 साल लगाने से आपकी जिंदगी में जो ठहराव आएगा वो पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करने से शायद ना आ सके बगैर उस्ताद। सर, गज़ा पे बात करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम का मुस्तक़बिल आपके ख्याल में क्या होगा? देखें, बेसिकली जब अपने छोड़ जाएं और गैर पावरफुल भी हूं और एडमेंट भी हूं कि हमने इनको नहीं छोड़ना, तो सर कौन बचाएगा? अल्लाह। और अल्लाह का एक वादा है, मैं उसकी मदद करता हूं जो खुद अपनी मदद करता है। वरना अल्लाह निशान छोड़ता है, बेनाम तो नहीं करता किसी को, लेकिन मेजरेबल जरूर करता है।
फिर सर ये वहीं इम्तिहान, से वापसी होती है और उसके लिए शायद पता नहीं कितना इम्तिहान देना पड़े। लेकिन सर ये इम्तिहान सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं, नहीं, आप कैसे पूरी समझते इस्लामी हैं ममालिक का है। सर, आप कैसे समझते हैं फलस्तीन का इम्तिहान? मुझे ये बताएं, आप पूरी वर्ल्ड से उठा लें, कौन सा मुल्क मुसलमान मुल्क है जो अपने पांव पे खड़ा है या अपने बल पे चल रहा है? जी सब जो है इस वक्त दस्ते, मतलब किसी न किसी के दस्ते, मतलब शफकत के तहत चल रहे हैं, जी किसी न किसी के मतलब ताबे चल रहे हैं। ताबे चल रहे हैं। सर देखें, इस्लाम या मुसलमान के लिए किसी काफर मुल्क के ताबे चलना इससे बड़ी, आप अपने मुल्क का सिस्टम खुद से डेवलप नहीं कर सकते, आप लोगों को अपने मर्जी के मुताबिक ट्यूट नहीं कर सकते, एजुकेट नहीं कर सकते उनको। तो सर आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक इस जंगबंदी में खामोश तमाशाई, वीटो पावर, ज़ाती मफादात या IMF? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वो तो बहुत दूर है ना, कश्मीर आपके साथ था, आपका इलाका था, हम तो पूरी जिंदगी उसको भी पॉलिटिक्स खेलते रहे। हमने अगर उसको अलाइव रखा तो उसका मकसद उसको वापस लेना नहीं था, जी उसका मकसद कुछ और था। तो अगर हम यहाँ बैठे हुए उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो यार इतनी दूर जाके हम क्या करेंगे? इस्लाम की तबलीग है, इस्लाम की तालीम क्या है? जी आपने जिहाद करना है तो सबसे पहले अपना घर ठीक करें, अपने आप को पावरफुल करें। बेशक जिहाद अपने लोगों को मरवाना जिहाद नहीं है मेरे भाई। सही। जिहाद ये है कि अगर आप कमजोर हैं, देख लें मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम ने क्या किया, पहले तैयारी की, स्ट्रेंथ गेन की, लोगों से मुआहदे किए, अमन मुआहदे किए, लोगों के साथ कहीं पे खुद झुके, कहीं पे दूसरों को झुकाया। जब प्रॉपरली अपनी कौम को मुत्तहिद और पावरफुल किया, जिहाद फिर शुरू हुआ। बिल्कुल लेकिन पता नहीं लोग कैसे समझते हैं कि जिहाद की तैयारी जिहाद नहीं। सर जिहाद, जंग शुरू होने से पहले की जो तैयारी है वो जिहाद से ज्यादा अफसर। तो कश्मीर पे बात करते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है। हम इसराइल को देखें, आपके 15 मुल्क अरबी मुल्क बैठे हैं, उनकी किसी की हिम्मत ही नहीं है, सबकी मिलके हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल को डिफीट कर सके। तो सर जिहाद किस चीज का? जी जिहाद उस वक्त है जब आप अपने आप को इस पोजीशन में लेके आए कि आपकी बात करने से किसी को फर्क पड़े। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम सियाह दिन, कश्मीरी अवाम हक से महरूम, आज़ादी के मुंतजर, नतीजा क्या होगा? देखें, जो हमारी मुसलमानों की हालत है, मेरा नहीं ख्याल कि जो हो चुका है इससे कुछ मुख्तलिफ। जी जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ मुख्तलिफ हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो आपके पास कुछ चंद लोग बच गए हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर करने की कोशिश करें। फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अल्लाह करे वो इस वक्त जिस महाज पर लड़ रहे हैं उसको संभाल सकें। सर देखें, ये चीज़ें आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी नहीं है और उनका इख्तियार भी नहीं है। उनको मैं इस पे कोई सख्त वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो शायद एक लिमिट से ज़्यादा इस पे बात भी नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन इस पे स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या कहेंगे? सर कश्मीर स्पेशल में देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका कोई पैगाम है? देखें, इस मौजूदा दौर में पैगाम सबसे मुश्किल है, जी लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का जो बेहतर आप कर सकते हैं वो जरूर करें। जी हालात कभी भी इस लेवल पे पहुंचते नहीं हैं, ना पहुंच सकते हैं। ये अल्लाह ताला के मखलूक के लिए बना हुआ है सारा कुछ, कि जहां से वापसी ना हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात में इस कदर बेहतरी ज़रूर लेके आए कि हम लोग दोबारा से ज़िंदगी में अनडिज़ायर्ड सुकून फील करें। आपकी ख्वाहिश भी ना हो लेकिन आपको सुकून मिल रहा हो। तो ख्वाहिश सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब आपके इर्द गिर्द सुकून। तो अपने हिस्से का काम करें, अपने बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट करें, उनकी तरबियत करें, माशरे का एक अच्छा
और हमदर्द फ़र्द बनाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त इन बच्चों की तरबियत की है। शायद कि आने वाले दिनों में इनमें से कुछ लोग बेहतरी की तरफ लेके चल सके सिस्टम को। और दूसरी चीज़ ये है, एजुकेशन सिस्टम की मैंने बात की थी, बच्चों को खुदारा नंबर गेम से निकालने, प्रोफेशनल एजुकेशन चाहे वो आफ्टर मैट्रिक हो, बिफोर मैट्रिक हो, छोटी डिग्री हो, उसकी तरफ लेके तालीम के साथ तरबियत भी। उसकी तरफ लेके चले ताकि आपके मुल्क में प्रैक्टिकल लोग पैदा हों, ना कि बाहर जाने के ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।